अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। एक महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई। बिज़ी था और फिर रमज़ान आ गया था और मेरी फैमिली सऊदी में आई हुई है, तो इस वजह से कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आपकी क्वेश्चन पढ़ता रहता था और टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन सॉरी मुझे मौका नहीं मिला तो मैं वीडियो नहीं बना सका। आज मुझे टाइम मिला है तो मैं ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुझसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं दोस्तों ने, उनको आंसर करूंगा। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स पे आहिस्ता वीडियो मज़ीद भी बनाएंगे। और कुछ रमज़ान की वजह से और कुछ फैमिली मसरूफियात की वजह से नहीं बना सका, क्योंकि पहले अकेला होता था तो फैमिली यहाँ आई हुई है तो उस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी ज़्यादा था। मुझसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्रेन के मुतालिक, क्योंकि मेरा चैनल ही इसी वजह से मैंने बनाया और यही मेरा मकसद है। और नए लोग ज़्यादा सवाल करते हैं स्पेशली। अभी मैंने एक कमेंट्स पढ़ा था, एक भाई ने पूछा बाईपास क्या होता है। तो बाईपास के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आई, तो चलो उसके लिए दोबारा बता देता हूँ। बाईपास नॉर्मल वर्किंग यूज़ के लिए नहीं होता। जब किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी क्रेन काम नहीं कर रही तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं। इट मीन कंप्यूटर से डायरेक्ट, जैसे आउट ऑफ द वे रास्ता हो ना, जिसमें आपको कंप्यूटर रोक रहा है लेकिन आपने फिर भी वो काम करना है अपने ऊपर डिपेंड करते हुए कि अपनी मर्ज़ी से कि ये मैंने काम करना है, कोई भी रीज़न हो। लिफ्टिंग के दौरान तो मोस्टली आपने बाईपास यूज़ नहीं करना, लेकिन जैसे लिमिट्स हो अगर टच हो जाए, उसके जो 1.5 मीटर का फासला होता है, तो जब हम बूम डाउन करते हैं तो हमें वो हुक नीचे ग्राउंड पे ना लगे, तो बाईपास यूज़ करके वो लिमिट्स उसका बाईपास होता है। क्रेन को बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं, बूम की रीविंग्स के बिल्कुल जो हुक है ना बिल्कुल क्लोज, वो 2 मीटर का फासला हम बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं ताकि हुक ग्राउंड पे ना लगे और बूम पूरा डाउन हो जाए। सिंपल सा एक बता रहा हूँ। उसके बाद बाईपास लोडिंग में भी होता है। आपकी क्रेन 100% पे स्टॉप हो जाती है लिफ्टिंग। मसलन अगर आपकी कैपेसिटी 10 टन है, जहाँ 10 टन जैसे ही आपको क्रेन उठाएगी आपका क्रेन वार्निंग दे देगा, आपकी परसेंटेज रेड हो जाएगी, आप स्टॉप। अब आप बाईपास यूज़ करते हैं तो वो जो नए मॉडल है वो 10 से 15% तक बाईपास देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर बाईपास भी काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक और बाईपास भी होता है, उस डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नए बंदों के लिए तो ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ है तो पता होना चाहिए इस बारे में। तो वो इसलिए होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी जगह में आप ऐसे फंस जाएं कि अब आपका कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा और एक चीज़ आप ऐसी सिचुएशन में खड़ी है, आप उसको किसी न तरीके से खींच कूच के साइड पे करना है कि आप सेव एरिया में आ जाएं और फिर उसको आप डाउन कर दें, तो उस सिचुएशन में आप चलो बाईपास यूज़ कर सकते हैं या कर लें। अव्वल तो आपने पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि कोई भी ऐसा काम करे ना जिसमें आपको बाईपास यूज़ करना पड़े। अब बाईपास का सिंपल आंसर दूँ तो कंप्यूटर को आप हटा दें, अपनी मर्ज़ी से जो काम करना है उसे बाईपास कहते हैं। समझो अब कंप्यूटर का क्रेन का कंप्यूटर आपको कुछ नहीं बता रहा, आपने उसको बाईपास कर दिया है, उसको जो है ना उसको छोड़ दिया है खुद से, तो वो बाईपास ही हो गया। तो वो एक सेफ वर्किंग में नहीं आता, वो अनसेफ कंडीशन में आ जाता है, वो यूज़ नहीं करना आपने। दूसरा, क्रॉलर क्रेन टू मोबाइल क्रेन के बहुत सवाल आते हैं। मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं क्रॉलर क्रेन पे हेल्प ही कर रहा हूँ, तो अब मैं मोबाइल क्रेन मैं कैसे सीखूँगा, या मोबाइल क्रेन मुझे सीखनी है, या मैं क्रेन चला रहा हूँ तो मोबाइल कैसे चलाऊँगा। बेसिकली क्रेन ही होती है। ये क्रेन की डिफरेंट समझो कि किस्में हैं, क्रॉलर भी है, ओवरहेड भी होती है, तो उनमें हर क्रेन का एक डिफरेंट रूल आ जाता है। लेकिन जो मोबाइल और क्रॉलर क्रेन है, ये इनमें बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, थोड़ा चीज़ें डिफरेंट है। अब कोई बंदा ऑपरेटर है तो उसके लिए मोबाइल से क्रॉलर और क्रॉलर से मोबाइल पे जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना एक नए बंदे के लिए होता है। तो आप कभी भी इस चीज़ पे टेंशन ना लें कि आप क्रॉलर क्रेन चला रहे हैं तो मोबाइल क्रेन आप कैसे चलाएंगे, कोई मसला नहीं है। उसमें आपको बेसिक पता होती हैं। अगर आप क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर हैं, बेसिक जब पता होती हैं तो फिर आपको मसला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्रेन के जो लेटेस्ट फंक्शंस हैं उसके बारे में नॉलेज चाहिए होगी। आपको ये नहीं है कि आपको हर चीज़ ही फिर जो है ना आपको पता करनी पड़ेगी। उसमें सिंपल होता है, क्रॉलर क्रेन के चैन होते हैं और मोबाइल क्रेन के आउट रिगर्स होते हैं, जो बेसिक जो मेन में डिफरेंट होता है। और दूसरा बड़ा डिफरेंट होता है उसका बूम होता है दूसरा,
जो फिक्स बूम होता है, जिसके बड़े बड़े पीस, जैसे आप सिंपल ज़बान में जैसे खंबे की तरह कहें। और मोबाइल क्रेन का हाइड्रोलिक बूम होता है, जिसकी टेलीस्कोपिंग होती है, अंदर चली जाती हैं फिर एक्सटेंड हो जाती हैं, और वो एक्सटेंड ही रहता है क्रॉलर क्रेन वाला। जो इसमें मेन जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो मेन जो डिफरेंस हैं, तो ये दो चीज़ों का डिफरेंट है। क्रॉलर क्रेन एक बड़ी क्रेन में समझी जाती है, एक हैवी लिफ्टिंग के लिए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बनिस्बत मोबाइल क्रेन के। अब मोबाइल क्रेन और क्रॉलर क्रेन में फ़र्क ये होता है कि आपको सिर्फ उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। मोबाइल क्रेन वाला क्रॉलर पे आए या क्रॉलर वाला मोबाइल पे आए, उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है एक्सपीरियंस का, कि वो क्यों कि उसमें आपने क्रॉलर क्रेन में आपकी जगह लेवल होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो आप खुद से लेवल नहीं कर सकते। जगह ही लेवल होगी तो वो लेवल खड़ी होगी, क्योंकि उसकी क्रॉलर हो जाए, वो क्रॉलर पे खड़ी रहती हैं। फिर आपको उस लिफ्ट उठा के उसको क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको मूव भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और बूम उसका बाहर ही रहता है, एक्सटेंड रिट्रैक्टर वाला चक्कर भी नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो आसान होती है, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्रेन के हिसाब से। 100 टन की क्रेन है तो 100 टन अगर मोबाइल खड़ी है और 100 टन क्रॉलर खड़ी है, तो क्रॉलर की कैपेसिटी बनस्बत मोबाइल से ज़्यादा होगी। ये एक ठोस चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इसका बूम मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है बनस्बत मोबाइल क्रेन की, क्योंकि उसका बूम एक्सटेंड रिट्रैक्ट और वो बहुत फ़र्क। और इसके काउंटर वेट फिक्स हो जाते हैं। आप जब असम्बल करेंगे क्रेन क्रॉलर, तो आप उसके काउंटर फिक्स कर लेंगे, उसका बूम फिक्स कर लेंगे, और उसकी सब कुछ फिक्स होगा, तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी में आ जाती है। उसके जितने काउंटर वेट है लग जाएंगे, जितने आउटर एक्सटेंड होने हैं, वो सॉरी आपने फिक्स करना है उसके क्रॉलर्स, वो लग जाएंगे। उसके बाद वो उसका बूम पे सिर्फ डिपेंड करता है। बूम ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटी कम होगी, बूम कम करेंगे तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और उसकी पार्ट ऑफ लाइन पे आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। बाकी चीज़ें उसमें फिक्स हो जाती हैं, उसके जितने काउंटर वेट हैं सब कुछ। और मोबाइल क्रेन का क्या है कि मोबाइल क्रेन का काउंटर वेट भी आप पे डिपेंड करता है। अगर 100 टन की मोबाइल क्रेन है, आपने उसके पीछे कितने काउंटर वेट लगाए हुए हैं, कम है ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर आप क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर हैं तो आप मोबाइल क्रेन कैसे नहीं चला सकते या कैसे चलाएंगे, बहुत बड़ा इश्यू, ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ है आपको सीखने वाली, इसमें थोड़ा ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं होगा तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा मुश्किल होगा, आप थोड़े दिनों में भी ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन, बूम कितना निकालें जी। अब एक दोस्त ने सवाल भी कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा बूम कितना निकालना है। भाईजान, जब आप ऑपरेटिंग सीखेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपने कितना बूम निकालना है। मैंने पीछे लोड चार्ट और लोड डायोग्राम के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि लोड डायोग्राम क्या होता है। डायोग्राम, अगर आपने किसी को एक लिफ्ट प्लान देना है, जैसे एक रीगर 1 या रीगर 2 लेवल के लोग प्लान देते हैं अपने ऑफिस में कि हाँ हमने ये लिफ्ट करनी है, इतना प्लान है, इतनी हमें बूम क्रेन चाहिए, इतना उसका बूम होना चाहिए, इतना उसका काउंटर वेट, इतना रेडियस, ये चीज़ें देख के वो प्लान देता है। सेम इस तरह ऑपरेटर का दिमाग एक प्लान ही होता है। वो जब एक लोड को देखता है कि ये लोड जहाँ पड़ा है और यहाँ से उठा के मैंने कहाँ पे लिफ्ट करना है, तो उसके दिमाग में ये प्लान आ जाता है कि मैं यहाँ पे सेंटर में क्रेन लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं क्रेन उठाऊंगा और यहाँ मैंने स्विंग करके लोड रखना है। तो मुझे रेडियस को भी आपके माइंड में आना चाहिए, और बूम लेंथ भी आपने डिसाइड करनी है कि मुझे कितनी बूम लेंथ चाहिए। ये ऑपरेटर का माइंड एक ड्राइवर की तरह नहीं होता कि एक सिंपल गाड़ी चलानी है, या वो भी चलो एक अपनी तरफ एक जॉब है, लेकिन ये यहाँ पे और चीज़ होती है। टेक्निकली आपको उसी वक्त आपको प्लान करना है। जब भी जाएंगे, आपको ऑपरेटिंग का ये असूल रखें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं, आपके सामने चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कोई भी हो, डजन मैटर, कोई भी हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आपको कोई कहे कि ये लिफ्ट करनी है, तो आप जस्ट उसको बोलें कि ये लिफ्ट करनी है, इसका वेट कितना है और यहाँ से उठा के मुझे कहाँ पे रखनी है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने क्रेन कहाँ लगानी है, उठाने वाली जगह पे कितना रेडियस बनेगा मेरा, और जहाँ पे मैंने शिफ्ट करनी है वहाँ पे मेरा कितना रेडियस बनेगा, और जिस जगह से मैंने उठा के स्विंग करनी है मुझे कितनी बूम लेंथ चाहिए, और उस लोड का हाइट कितना है। ये अब विद इन मिनट आप जब वो सारी साइड पे इन्वायरमेंट देखते हैं, तो उसी वक्त आपके दिमाग में पूरा प्लान आ जाता है। जो पुराने एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं उनको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ पता होता है उनको। लेकिन नए लोग ये सवाल करते हैं, तो उनको मेरा मकसद ही यही है बताने के लिए, ये चैनल इसीलिए, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि जब आप साइड में देखते हैं कि जैसे एक लोड यहाँ पे पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे लोड पड़ा है तो आपने दूसरा मेरी इस साइड पे आपने लोड रखना है, तो आपने क्रेन सेंटर में लगानी है कि यहाँ से उठाएंगे, स्विंग करेंगे और इस साइड पे रख देंगे। तो वो ये नहीं हो सकता कि आपका लोड यहाँ पड़ा है, क्रेन उससे उस साइड में रख लगा दे और जब उठाएं तो उसको बोलो क्रेन मैंने लोड इधर रखना है, तो वो आप कैसे रखेंगे? नॉट पॉसिबल। और दूर हो जाएगा, तो कितना दूर आप उसको पहुँचा सकते हैं? तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उससे आपने आइडिया लगा देना है कि मैंने छोटा लोड है और ज़्यादा दूर रखना है, सेंटर में क्रेन लगाएं, बूम उस हिसाब से आप निकाल लें कि मेरा अगर 10 मीटर रेडियस बन रहा है तो कम से कम आपके पास 20 मीटर जो है ना बूम लेंथ होनी चाहिए, ताकि आपका एंगल मेंटेन हो सके। अगर 10 मीटर रेडियस है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, और आपने 12 मीटर बूम निकाल लिया है, तो आपने तो पूरा डाउन करना पड़ेगा, तो उसका आपका एंगल मेंटेन नहीं होगा, आपका एंगल इतना डाउन हो जाएगा बल्कि वहाँ पे बूम ही नहीं पहुँचेगा, तो आप वहाँ लिफ्ट कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आप बूम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि 10 मीटर पे अगर मैंने लिफ्ट करना है तो मेरा बूम 20 मीटर हो, 25 मीटर हो, और इजीली आप थोड़ा डाउन करेंगे, पहुँच जाएगी, उठाएंगे, स्विंग कर देंगे। सेम इसी तरह आपने जो है ना इस चीज़ को मेंटेन करना है कि आपने कितना बूम निकालना है। ये चीज़ आपने यहाँ से आपको पता चलेगी, और ये जब आप सीख रहे होते हैं तो उस दौरान ये चीज़ें आपको न्यू। और एक सवाल आता है कि न्यू जो ऑपरेटर हैं वो फ़ॉरेन कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, तो वो यहाँ पर कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है न्यू लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी यही कहती हैं कि जी हमें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, और फिर उसके बाद उनका अगला ये मसला होता है कि वो कहती हैं कि हमें कम से कम उनके पास लाइसेंस होना चाहिए बाहर का, किसी भी गल्फ़ कंट्री का, किसी भी गल्फ़ का हो तो ईजीली वो आ जाते हैं। तो अब जो बंदा फ्रेश है अपने कंट्री में सीख रहा है तो उसके पास लाइसेंस कैसे आ गया? फिर लोग बेचारे क्या करें? फिर वो हेल्पर में जाएं, हेल्पर में यहाँ होता नहीं है, फिर वो लेबर में जाएं, फिर आके यहाँ से लाइसेंस कैसे बनाएं? कुछ लोग ये स्ट्रगल करते हैं कि जो किसी लेबर के वीज़े पे दुबई, सऊदीया, किसी भी कंट्री चले जाते हैं, वहाँ कंपनियों में एज ए लेबर या एज ए रीगर काम करते हैं, फिर वहाँ से अपने पैसों से वो क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस बनवाते हैं, और जब लाइसेंस बन जाता है तो वहीं पे ही उनको कंपनी कन्वर्ट कर देती है एज क्रेन ऑपरेटर। नहीं तो वो फिर वहाँ से अपना पुरानी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म करके वापस कंट्री में चले जाते हैं, और जब उनके पास गल्फ़ का लाइसेंस होता है तो फिर वो किसी भी कंट्री में एज ए डायरेक्ट ऑपरेटर आ जाते हैं। ये प्रोसीजर बहुत से लोगों ने किया है, मेरे जानने वालों में भी, और ये अभी भी लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है और आपके हालात ऐसे हैं, आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एज ए रीगर चले जाएं किसी भी कंट्री में, क्योंकि रीगर के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आप ऑपरेटर हैं तो आपको सिग्नल का भी पता होगा, बेल्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, एज ए रीगर आ जाए और फिर आके यहाँ पे आप लाइसेंस बनाएं। उसके लिए आपके पास अपनी कंट्री के गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो फिर जब, और वीज़ा भी ऑपरेटर का होना चाहिए सऊदी के लिए, दुबई का मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ें जब करके आप फिर याद रहा कि आप ऑपरेटर का लाइसेंस बना के या तो यहीं से कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप वापस जाके फिर आ सकते हैं। और ये एक तरीका है, और तरीका है कि किसी ऐसे मुसस्से से, कई कंपनियां भी फ्रेश बंदे लेती हैं, ये भी मैं बता दूं। कभी कभी ऐसी डिमांड आती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, उनके पास अवेलेबल नहीं होते, ऑपरेटर नहीं मिल रहे होते हैं, पुराने ऑपरेटर लाइसेंस वाले, तो फिर वो फ्रेश आदमी लेती हैं। डिपेंड टू द ऑपरेटर के इंटरव्यू पे वो इंटरव्यू कैसे देता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा इंटरव्यू देते, पास हो जाता है, तो कंपनी उसको ले लेती है, सैलरी थोड़ी कम लगा देती है, यहाँ पे उनका लाइसेंस वगैरह कंपनी खुद बनवा देती है। अगर ऐसा चांस मिले तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो भी तरीका है। और एक और तरीका है कि किसी आपका जानने वाला कोई यहाँ पे हो सऊदी में, तो आप उसको किसी ऐसे मुसस्से से वीज़ा ले ले जिसके पास क्रेन ऑपरेटर का वीज़ा हो, लेकिन उसके पास जॉब अवेलेबल नहीं हो, जैसे क्रेन नहीं हो, उसको नहीं चाहिए हो बंदे, लेकिन वीज़ा अवेलेबल हो, तो आप अपने पैसों से उससे वीज़ा ले लें। ये एक लीगल प्रोसेस है, वो आप यहाँ आ जाएँ, वो आपको अकामा बना के देगा, फिर आप अपने पैसों से लाइसेंस बनवाएं और फिर उससे ट्रांसफ़र ले लें किसी कंपनी में, क्योंकि यहाँ आपको ट्रांसफ़र लेना लीगल प्रोसेस आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वहाँ से यहाँ से आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जिसको ऑपरेटर नहीं चाहिए वो आपको वीज़ा क्यों देगा? फिर आपने उससे वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा, मतलब वो आप पे करेंगे उसके वीज़े की जो भी उसके फीसेस होंगी सब कुछ, और टिकट भी आप अपना लेंगे। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आपने अकामा बनवा के, और सिंपली आपने जो क्या करना है कि ट्रांसफ़र ले लेना है किसी और कंपनी में। यहाँ तो फिर आपको ट्रांसफ़र के चांसेस मिल जाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, इस तरह भी आप बाहर आ सकते हैं।
और एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि ट्रक ड्राइवर से मोबाइल क्रेन ऑपरेटर करें। भी ट्रक ड्राइवर से मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग में आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, एक ऑप्शन है, क्योंकि ड्राइविंग नहीं आएगी तो यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में आपको अलग से ड्राइवर नहीं मिलेगा। आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए और आपको ऑपरेटिंग भी आनी चाहिए, दोनों काम आपने करने हैं। तो जो ऑपरेटर ड्राइवर है तो समझो एक तो उसको उसमें ये समझो कि एक चीज़ अच्छी मिल रही है कि उसको ड्राइविंग नहीं सीखनी पड़ेगी, ड्राइविंग उसको आती है, तो अभी सिर्फ उसको ऑपरेटिंग सीखनी है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको उल्टा एक सेफ साइड मिल रही है। जो न्यू क्रेन ऑपरेटर बन रहा है उसने सब कुछ सीखना है, उसने ऑपरेटिंग भी सीखनी है, ड्राइविंग भी सीखनी है। तो आपको ड्राइविंग आती है तो आपने सिर्फ ऑपरेटिंग सीखनी है, तो आप सीख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ये चीज़ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं, ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अभी क्रेन ऑपरेटर सीखने के लिए थोड़ी सी बाहर आने के लिए चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। अक्सर जो यहाँ से डेलीगेशन जाते हैं वो पहले इंग्लिश पढ़वाते हैं, अखबार पढ़वाते हैं, और उसके जनरल नॉलेज के ज़्यादातर जो है ना उससे सवाल करते हैं ऑपरेटर के टेस्ट में। उसकी वजह यही होती है कि वो आदमी का दिमाग चेक कर रहे होते हैं कि यार ये दिमाग इसका कैसा है, क्या ये चीज़ें पिक कर सकता है ईजीली। क्योंकि कंपनियां बाज़ का ऐसा करती हैं कि वहाँ से फ्रेश बंदे भी ले आती हैं और वो सिर्फ देखती हैं कि इनके पास थोड़ा तालीम हो, थोड़ा दिमाग अच्छा हो, चीज़ें पिक करें। तो यहाँ आप उनको पता होता है 2-3 महीने उनको आराम से मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो 2-3 महीनों में उसको पता होता है कि हम उधर जाके इसको सिखा लेंगे और फिर इसके डॉक्यूमेंट बनवा के हमें आराम से एक फ्रेश आदमी काम करने वाला मिल जाएगा। तो ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कितने अरसे में सीख सकते हैं। हर बंदे का अपनी एक लेवल होता है पिक करने का। तो ये मैं नहीं कहता कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपका लेवल सीखने का क्या है वो आपको पता होगा। और आपका जितना अच्छा लेवल होगा सीखने का उतना आपके लिए आसानी होगी। और आपको नए बंदे को भी कंपनियां फिर ले आती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि इसकी कम एज है, 2-3 महीने में ये सीख जाएगा कुछ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एक्सपीरियंस आता जाएगा और एक अच्छा ऑपरेटर और एक अच्छा आदमी में मिल जाएगा और बाद में ये हमारे लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चल सकता है। अब कोई बंदा बहुत एजेड हो तो फिर कंपनी उसको इग्नोर कर देती हैं कि अब ये इसकी एज इतनी ज़्यादा है, 45 प्लस है, तो हम अभी इसको सिखाएं तो फिर हम क्या इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जो 22 के बाद के लोग हैं और 30 बिलो हैं, 30 के नीचे वो बंदे कंपनियां 25 वाले, ये 24 वाले, वो बड़ी खुशी से ले लेती हैं। अगर उनको फ्रेश बंदे चाहिए हों और अच्छे पिकअप करने वाले बंदे हों तो वो ले लेती हैं कि चलो इसको थोड़ा सिखा के लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चल सकता है। सवालात बहुत आते रहते हैं, वीडियो फिर बहुत लंबी हो गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो साथ साथ बनाता रहूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना सका, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। मज़ीद आपके सवाल हो तो आप करते रहा करेंगे, फिर मैं उस तरह नोट कर लेता हूँ थोड़े थोड़े करके और उनका आंसर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि देता रहूँगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।